Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is revision of past SCQs of chronic नहीं बल्कि CNS फार्माकोलॉजी। तक हमने ANS के ऊपर भी वीडियो बना ली थी, CNS पे बना ली थी, आई थिंक नो। जनरल फार्माकोलॉजी के ऊपर पास्ट पेपर वाली वीडियो बना चुके थे, लेकिन CNS फार्माकोलॉजी के ऊपर वीडियो बनाना रहती थी। तो फिर आज की इस वीडियो के अंदर हम CNS फार्माकोलॉजी के इम्पॉर्टेंट पास्ट UHS SCQs को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने वीडियो को अभी से लाइक कर देना है, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना है। तो है पहला क्वेश्चन है, 40 ईयर ओल्ड पेशेंट, लेकिन ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है। तो स्टार्ट करते हैं CNS। अब इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी है जिनका आंसर मिनी कैटसन के अंदर नहीं होगा, तो उसका जवाब हम यहाँ से देख लेंगे या फिर बिग कैटसन से ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, गिव द थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। तो उसका जवाब यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन देयर क्लिनिकल यूजेस। तो अगर आप इस जगह पे आते हो, ठीक है, तो ये वाला है टॉनिक क्लोनिक और पार्शियल सीजर को याद करने का निमोनिक था पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पी से बनता है, ये मैंने लिखा हुआ वी आई थिंक, या LPCV है। तो पी से बनेगा फेनेटोइन, एल से बनेगा लैमोट्रेजिन है, और सी से बनेगा कार्बामेज़ेपिन, और वेलपोरेट तकरीबन सब के अंदर आ जाएगा। तो वेलपोरेट को ना याद करो। इसके बाद है एब्सेंस और मायोक्लोनिक, ए से एब्सेंस और एम से मायोक्लोनिक। तो इनमें AM आ रहा है, तो डेट मीन्स क्लोनाजिपाम AM दोनों के अंदर आएगा। एब्सेंस और मायोक्लोनिक सीजर दोनों को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल आएगा। और आपको मैं पहले बता चुका था, वेलप्रोइक एसिड हर जगह पे आ जाएगा, क्योंकि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन काफ़ी ब्रॉड होता है और इतने ज़्यादा सीजर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल हो जाती है। लेकिन एब्सेंस सीजर के अंदर अगर आप इसको देखो तो इसके लास्ट में ई आ रहा है, तो इसमें आता है इथोसुक्सामाइड, और मायोक्लोनिक सीजर के अंदर CL आ रहा है, तो इसका मतलब लैमोट्रेजिन है। ठीक है, उम्मीद है कि गंदे मुंदे न्यूमेरिक्स आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी लिखा हुआ है। ओके, अब ये फोकस हो गया। तो कार्बामेज़ेपिन सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है, लैमोट्रेजिन सोडियम और कैल्शियम दोनों को ब्लॉक करती है, फेनेटोइन सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है। वेलप्रोइक एसिड के डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं। क्लोनाजिपाम बेंजोडाइज़ेपिन गाबा पे जाके काम करती है, तो सुक्सामाइड कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देती है, स्पेसिफिकली T टाइप के। और वेलप्रोइक एसिड के बहुत सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होती है। लैमोट्रेजिन का बता चुका हूँ। फेल्बेमेट NMDA रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, गाबापेंटिन कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देती है। लैकोसामाइड इन सब का मैंने मिला के सोडियम चैनल ब्लॉकर लिखा हुआ है, लाइक लैकोसनामाइड है, उसके अलावा जोनिसामाइड है। ठीक है, जो वीगा बैटरन होती है गाबा माइनर ट्रांसफेरेज को ब्लॉक करके गाबा के मेटाबॉलिज्म को रोक देती है। टोपिरामेट और बाकी जो सारी ड्रग है, आई थिंक ये सोडियम चैनल ब्लॉकर है। लेकिन एक है जो रेटिगैबिन है, ये पोटेशियम चैनल क्या होती है, पोटेशियम चैनल ओपनर होती है, हाइपरपोलराइजेशन करवा देती है। या तो आप समरी से कर लेना, या फिर इनके क्लिनिकल यूजेस या थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन यहाँ पे लिखी हुई है। लाइक जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर के लिए कौन कौन सी ड्रग यूज होती है, तो फिर वेलप्रोइक एसिड सबके अंदर आ जाएगा। कार्बामेज़ेपिन और फेनेटोइन बताया था कि जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर, जिसको हम ग्रैंड माल सीजर बोलते हैं, जी से जनरलाइज टोनिक क्लोनिक और जी से ग्रैंड माल सीजर। ठीक है, और बाकी जो अल्टरनेटिव ड्रग होती है अडल्ट के अंदर, तो वो फिनोबार्बिटल होती है या प्राइमाडोन होती है। ठीक है, वो अल्टरनेटिव एजेंट होती है अडल्ट के अंदर, लेकिन इन्फेंट के अंदर ये प्राइमरी ड्रग के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी को याद ना करो। इसके अलावा फोकल या पार्शियल सीजर को ट्रीट करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कार्बामेज़ेपिन है, ठीक है, फेनेटोइन है, लैमोट्रेजिन है। वेलप्रोइक एसिड को उन्होंने हटा दिया है, वो अल्टरनेटिव के अंदर आ गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, ओके, यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, बिकॉज ऑफ इट्स रेटिनल टॉक्सिटी। जो रेटिगैबिन है, इसकी रेटिनल टॉक्सिटी हो सकती है, तो इसको जब यूज़ करते हैं जब दूसरे एजेंट इफेक्टिव नहीं होते। ओके, अब है एब्सेंस सीजर। एब्सेंस सीजर के लिए इथोसुक्सामाइड और वेलप्रोइक एसिड प्रेफर ड्रग होते हैं। इथोसुक्सामाइड उस केस के अंदर प्रेफर करोगे जब सीजर अनकॉम्प्लिकेटेड होता है, ओके, और पेशेंट GIT के साइड इफेक्ट को टॉलरेट कर सकता है। लेकिन वेलप्रोइक एसिड इस केस में यूजफुल होती है जब पेशेंट को एब्सेंस सीजर के अलावा जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर है, जिसको हम ग्रैंड माल सीजर बोलते हैं, या मायोक्लोनिक सीजर है, उसको ट्रीट करने के लिए हम वेलप्रोइक एसिड यूज़ करते हैं। क्लोनाजिपाम एक अल्टरनेटिव एजेंट है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है कि बेंजोडाइज़ेपिन है, तो इसकी वजह से डिपेंडेंस, टॉलरेंस और सेडेशन हो सकती है। ओके, मायोक्लोनिक सीजर को ट्रीट करने के लिए वेलप्रोइक एसिड का यूज़ करते हैं। ओके, वेलप्रोइक एसिड है और लैमोट्रेजिन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो एडजंक्टिव यूज़ के लिए आ जाती है। ओके, इसके बाद है स्टेटस एपिलेप्टिकस। स्टेटस एपिलेप्टिकस को ट्रीट करने के लिए निमोनिक होता है PLD, वैसे कुछ भी नहीं बनता PLD से, तो P से बनेगा फिनोबार्बिटल, ठीक है, D से डायज़ेपाम और L से लोराज़ेपाम, और इसके अलावा एक और P से बनता है फेनेटोइन, तो फेनेटोइन, फॉस्फोफेनेटोइन ये भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर अदर क्लिनिकल यूजेस ऑफ एंटी सीजर ड्रग है, तो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, लाइक बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर कौन कौन सी ड्रग यूज़ होती है, कार्बामेज़ेपिन है, लैमोट्रेजिन है, वेलप्रोइक एसिड और क्लोनाजिपाम है, जो बाइपोलर डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, स्पेसिफिकली मेनिया फेज को। माइग्रेन को ट्रीट करने के लिए फेनेटोइन और टोपिरामेट होती है, इसका निमोनिक होता है टोपी, तो P से फेनेटोइन हो जाएगा। न्यूरोपैथिक पेन को मिनिमाइज करने के लिए गाबापेंटिन और प्रीगैबलिन यूज़ करते हैं। न्यूरalgia और ट्राइजेमिनल न्यूरalgia को ट्रीट करने के लिए कार्बामेज़ेपिन और ऑक्स कार्बाजेपिन यूज़ करते हैं। ओके,
तो असल में मैंने आपको एक और यूक्यू भी कवर करवा दिया है कि एक और क्वेश्चन आएगा, राइट डाउन द अदर क्लिनिकल यूजेस ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। तो इसको तो हमने कवर कर लिया है। डिस्क्राइब 3 कंपैरेटिव फीचर्स ऑफ ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट एंड एसएसआरआई। इनकी क्या-क्या कंपैरेटिव फीचर्स होते हैं, ठीक है? ओके, तो कंपैरेटिव फीचर्स को करने के लिए आई थिंक मैंने शायद लिखा होगा यहाँ पर एंटीसाइकोटिक और इनके कंपैरेटिव फीचर्स को। अगर आपने इसके अच्छे कंपैरेटिव फीचर्स को देखना है तो मैं आपको एक और बुक से दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एडवांटेजेस ऑफ एसएसआरआई ओवर टीसीए। तो जो आपको ये पता, पहला जो डिफरेंस होगा उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का होगा, लाइक सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर सेरोटोनिन रीअपटेक को ब्लॉक कर देती है, लेकिन जो टीसीए होती है सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन दोनों के रीअपटेक ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देती है। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि जो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होती है अल्फा मस्कार्निक रिसेप्टर को भी ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, स्टामिन रिसेप्टर को भी ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन एसएसआरआई के बाद ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक हो गया। इसके अलावा जो एसएसआरआई को ज़्यादा एडवांटेजेस इसलिए हासिल है क्योंकि ये सेडेशन कम से कम करवाती है, ये कॉग्निटिव और एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट इसके पास नहीं होता। जब ये अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं करती तभी पोस्टरल हाइपोटेंशन भी नहीं हो पाता, इसका सेफ्टी मार्जिन काफ़ी वाइड होता है, जबकि टीसीए का थेरापेटिक इंडेक्स या विंडो काफ़ी नैरो होती है। ओके, और आई थिंक इतना काफ़ी है, ठीक है। और लास्ट जो पॉइंट बनता है वो इनके क्लिनिकल यूजेस का बनता है, तो क्लिनिकल यूजेस वाला पॉइंट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्लिनिकल यूजेस में आप क्या बता सकते हो, लाइक आप ये बता सकते हो कि एसएसआरआई किन पेशेंट के अंदर आप प्रेफर करोगे, ठीक है, या इसके अंदर क्लिनिकल यूजेस क्या होते हैं। तो एसएसआरआई के क्या क्लिनिकल यूजेस होते हैं, ये इस्तेमाल होती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा ये जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए, पैनिक अटैक है, सोशल फोबिया, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम है, बुलिमिया नर्वोसा है और प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर है, उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। जबकि टीसीए के अदर यूजेस के अंदर माइग्रेन है, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर आ जाएगा, पैनिक और फोबिया तो आ जाएगा, दोनों के अंदर कॉमन है। एन्यूरिसिस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। एन्यूरिसिस को ट्रीट करने के लिए कोई ड्रग भी होती है जिसका नाम है डेस्मोप्रेसिन। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर और लास्ट है क्रोनिक पेन स्टेट। एग्जाम में एमसीक्यू आता है कि डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से जो पेन होता है उसको मिनिमाइज करने के लिए डिलॉक्सिडिन यूज़ करते हैं, ठीक है। जबकि जो डिलॉक्सिडिन वेलनाफेक्सिन है ये फाइब्रोमाइल्जिया और न्यूरोपैथिक पेन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये डिफरेंस आप तैयार कर लेना। और लास्ट जो आएगा डिफरेंस वो इनके टॉक्सिसिटी का आएगा। एसएसआरआई की वजह से सेक्सुअल डिसफंक्शन हो जाता है, एजिटेशन इंसोम्निया हो जाता है, जबकि इसके टॉक्सिसिटी के अंदर 3 सी याद रखने हैं, कोमा, कन्वर्जन, कार्डियोटॉक्सिसिटी है। एक और भी आ सकता है कि इनकी ड्रग इंटरेक्शन का एक और डिफरेंस हो सकता है, लाइक टीसीए का एडिटिव सीएनएस डिप्रेसिव एक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के मैकेनिज्म को खराब कर देती है, ओके। और इनकी वजह से सेरोटोनिन सिंड्रोम वगैरह हो सकता है। वैसे सेरोटोनिन सिंड्रोम इसकी वजह से भी हो सकता है, किसकी वजह से, एसएसआरआई की वजह से। जब एसएसआरआई को किसके साथ मिला के देते हो, मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर के साथ। यहाँ पे फ्लॉक्सेटिन और मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर लिखा हुआ है, ओके। अब हम आगे चलते हैं। इनलिस्ट 4 फीचर्स ऑफ क्लोज़ापिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ शिज़ोफ्रेनिया, ओके। तो क्लोज़ापिन होते क्या, क्लोज़ापिन एटिपिकल एंटीसाइकोटिक वाले चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा था, तो उसके 4 फीचर्स के नाम बताओ। 4 फीचर्स को देखने के लिए हम इसका टेबल यूज़ कर लेंगे, ओके। तो क्लोज़ापिन के साइड इफेक्ट के अंदर एक ग्रैनुलोसाइटोसिस होता है, जबकि डायबिटीज़ और वेट गेन ये हमें क्लोज़ापिन की वजह से और ओलेंजापिन दोनों की वजह से देखने को मिलता है। तो इन शॉर्ट क्लोज़ापिन के साइड इफेक्ट को तैयार कर लेना है, ग्रैनुलोसाइटोसिस है, डायबिटीज़ और वेट गेन हो जाएगा, ठीक है। जबकि हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया रिस्पेरिडोन की वजह से और जिप्रासिडोन की वजह से क्यूटी इंटरवल बढ़ जाता है, ओके, ठीक है। इसकी तरफ आ जाते हैं। और क्या प्रॉपर्टी होगी कि ये अल्फा रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर देते हैं या मस्करेनिक रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर देते हैं क्लोज़ापिन, ठीक है, ओके। और ये जो क्लोज़ापिन है मस्करेनिक और अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। और इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, लाइक क्लोज़ापिन ऐसी ड्रग है जो D4 रिसेप्टर को भी ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं। सेरोटोनिन के टाइप 2 रिसेप्टर को तो ब्लॉक करती, लेकिन D4 को, अल्फा को और मस्करेनिक रिसेप्टर को उसको भी ब्लॉक करना शुरू कर देती है। और इसकी क्या टॉक्सिसिटी होती है, इट प्रोड्यूसेस फ्यू एंड नो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्पटम। ये तो निशानी होती है एक्स्ट्रा जो टिपिकल और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक की है। एग्जाम में अगर डिफरेंस आ जाए टिपिकल और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक का, तो जो टिपिकल होती है ये सेरोटोनिन के रिसेप्टर को नहीं बल्कि डोपामिन के रिसेप्टर को टारगेट करती है, बल्कि जो एटिपिकल होती है सेरोटोनिन के रिसेप्टर को टारगेट करती है। जो टिपिकल वाली होती है इसे पॉजिटिव सिम्पटम को कम करती है, एटिपिकल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के सिम्पटम को कम कर देती है। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्पटम आपको टिपिकल में देखने को मिलते हैं क्योंकि D2 रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा, टार्डिव डिस्किनेसी भी हो जाएगा, लेकिन जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एक ग्रैनुलोसाइटोसिस क्यूटी इंटरवल का ज़्यादा हो जाना ये एटिपिकल की वजह से होता है, ओके। और लास्ट है विथड्रॉल सिम्पटम, तो वो एटिपिकल में ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं, ओके।
आगे नेक्स्ट लिखा हुआ है कि वाई रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड काउंट इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग क्लोजापिन, क्योंकि आपको पता है कि क्लोजापिन की वजह से ग्रैनुलोसाइटोसिस हो सकता है। एक ग्रैनुलोसाइटोसिस उसकी वजह से भी हो सकता है, प्रोपाइल थायोयूरेसिल था, मेथिमाजोल था, कार्बिनाजोल था, जो कि थायोअमाइड्स होते हैं। तो एक ग्रैनुलोसाइटोसिस का मतलब है डब्ल्यूबीसी का काउंट कम हो जाना। ठीक हो गया। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक ग्रैनुलोसाइटोसिस को मिनिमाइज करने के लिए क्लोजापिन की थेरेपी स्टार्ट करने से पहले आपने ये देखना है कि इसका ब्लड डब्ल्यूबीसी काउंट कैसा है। डब्ल्यूबीसी काउंट ठीक है तब आपने एक क्लोजापिन देनी है, क्योंकि एक ग्रैनुलोसाइटोसिस करवा देती है। नेक्स्ट है पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम शिज़ोफ्रेनिया एंड टेकिंग द क्लोरप्रोमाज़िन फॉर लास्ट 1 ईयर। इनली 6 कॉमन साइड इफेक्ट, क्या 6 कॉमन साइड इफेक्ट क्या आ सकते हैं? ठीक है, शिज़ोफ्रेनिया है, एंटी साइकोटिक डिसऑर्डर है, तो क्लोरप्रोमाज़िन किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? तो क्लोरप्रोमाज़िन यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, क्लोरप्रोमाज़िन फ्लूफेनाज़िन होती है। ठीक है, ओके, यानी जो क्लासिकल ड्रग होती है जिनको T2 रिसेप्टर ब्लॉकर कहते हैं, इनको 3 में डिवाइड करते हैं, फिनोथायोजिन, थायोथिक्सिन, नहीं थायोजेंथिन और बिटारोफिनोन। बिटारोफिनोन के अंदर हैलोपेरिडोल है, जबकि थायोजेंथिन के अंदर थायोथेक्सिन है, और बाकी सारी जो होती है वो फिनोथायोजिन में आ जाती है, जिनकी प्रोपाइल साइड चेन होती है। और क्लोरप्रोमाज़िन है जिनकी पिपेराडीन साइड चेन है, तो उसके अंदर थियोरोडेजिन आ जाएगा, जबकि जिनकी पिपेराजीन साइड चेन होती है उसके अंदर जिनके लास्ट में जीन आएगा तो वो पेपराजीन वाली साइड चेन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब वो क्लोरप्रोमाज़िन के तकरीबन 6 कॉमन साइड इफेक्ट पूछ रहा है। अब आ जाओ आप टेबल की तरफ, तो यहाँ पर नजर आ रहा होगा क्लोरप्रोमाज़िन। तो 6 कॉमन साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं? तो यहाँ पर लिखा है कि अल्फा और मस्कुलिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, एक्स्ट्रा पिरामिडल डिसफंक्शन देखने को मिलते हैं, टार्डिव डिस्काइनेसिया हो सकता है, और हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया हो सकता है। 1 2 3 4, ये तो 4 चीज़ें हुई है। और टॉक्सिसिटी को देखने के लिए आपको इस जगह पे आना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो पहला रिवर्सिबल और दूसरा टार्डिव काइनेसिया, तीसरा ऑटोनॉमिक इफेक्ट, चौथा एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक इफेक्ट, पांचवा न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, छठा सिडेशन, सातवां मिसलेनियस टॉक्सिसिटी और आठवां ओवरडोज टॉक्सिसिटी। अब इन सबको एक्सप्लेन करने बैठ गया तो फिर वीडियो की लेंथ 1 घंटे में 1 घंटे तक चली जाएगी। तो सिर्फ आप इनकी हेडिंग को तैयार कर लो अभी यहाँ तक। रिवर्सिबल न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट है, टार्डिव डिस्काइनेसिया है, ऑटोनॉमिक इफेक्ट है। वैसे अच्छी चीज़ है तो आप टेबल तैयार कर लो, लेकिन टेबल के अंदर सिर्फ 4 चीज़ें लिखी हुई है, तो सिडेशन का खुद ऐड कर देना, जो क्लोरप्रोमाज़िन की वजह से काफ़ी ज़्यादा तरीके से होता है। और इसके अलावा जो थियोरोडेजिन की वजह से विजुअल इंपेयरमेंट हो जाती है, रेटिनल डेपोजिट देखने को मिल सकते हैं। ओके, जबकि क्यूटापिन और जिप्रासिडोन ये क्यूटिन टर्बो को बढ़ा देती है, क्लोजापिन एक ग्रैनुलोसाइटोसिस करवा देती है। ठीक हो गया, तो ये इनके अदर मिसलेनियस टॉक्सिसिटी आ सकती है, बाकी की आप हेडिंग तैयार कर लेना। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, इसके अंदर मसल की रिजिडिटी हो सकती है, स्वेटिंग इंपेयर्ड हो जाती है, हाइपरपायरेक्सिया हो सकता है, ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो सकती है, D2 ब्लॉकर के ज़्यादा लेने की वजह से, नहीं D2 होती है, एटिपिकल होते हैं, एटिपिकल लेने की वजह से न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट हाइपर थर्मिया वगैरह नहीं, इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट डाउन द 4 थेरापेटिक यूजेस ऑफ कार्बामेज़ापिन। तो कार्बामेज़ापिन के 4 थेरापेटिक इफेक्ट बताओ। तो कार्बामेज़ापिन आपने एंटी सीजर वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था। तो पहली बात की जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर, जिसको बोलते हैं ग्रैंड माल सीजर, उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है कार्बामेज़ापिन। ठीक हो गया, तो पहला तो ये हो जाएगा जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर। इसके अलावा कार्बामेज़ापिन और किन किन कंडीशन में इस्तेमाल हो सकता है? बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर इस्तेमाल हो सकता है। और ये कार्बामेज़ापिन यहाँ पे दिखाया था ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। कार्बामेज़ापिन बाइपोलर हो गया, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया हो गया, और 2 टाइप के सीजर है, एक टॉनिक क्लोनिक सीजर है और यहाँ पर जो दूसरा है वो पार्शियल सीजर है। ठीक है, जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर और पार्शियल सीजर, इन दोनों के अंदर कार्बामेज़ापिन आ जाती है। तो फिर इन चारों को लिख लेना, तो 4 थेरापेटिक यूजेस हो जाएंगे। राइट डाउन द क्लिनिकल यूजेस ऑफ बेंजोडाइजेपिन। तो क्लिनिकल यूजेस बताओ बेंजोडाइजेपिन के। तो ये है पूरा, लेकिन हम अच्छे तरीके से याद कर लेंगे यहाँ से। तो ये समरी लिखी हुई है, शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई है। लाइक अल्प्राजोलाम एंजाइटी डिसऑर्डर को, पैनिक डिसऑर्डर को, फोबिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। क्लोनाजिपाम एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, सीजर डिसऑर्डर के लिए आ जाती है। ठीक है, इन सब में एंजाइटी आ जाएगा, सिर्फ आपने ज़्यादा चीज़ों को देख लेना चाहिए। जो क्लोनाजिपाम है सीजर और सीजर डिसऑर्डर है, स्पेसिफिकली एब्सेंस और मायोक्लोनिक है, जिसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। क्लोनाजिपाम बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर भी इस्तेमाल होती है। डायजिपाम मसल रिलैक्सेशन के अंदर इस्तेमाल होती है। स्टेटस एपिलेप्टिकस है, विड्रॉल स्टेट है, ठीक है, उसके अंदर इस्तेमाल होती है। लोराजिपाम स्टेटस एपिलेप्टिकस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। क्लोरडायजेपोक्साइड विड्रॉल स्टेट को मिनिमाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्पेसिफिकली अगर अल्कोहल की हो जाती है। ओमिडाजोलाम इंट्रावीनस एनेस्थीसिया की फॉर्म में दिया जाता है। डायजिपाम भी इंट्रावीनस एनेस्थीसिया की फॉर्म में दिया जाता है। और जो बाकी सारे ड्रग लिखी हुई है लाइक फ्लोराजिपाम, एस्टेलाजोलाम, ट्राइजोलाम, टीमाजिपाम, ऑक्साजिपाम, ये स्लीप डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
तो ये इनके क्लिनिकल यूजेस लिखे हुए हैं और इनका रेशनल लिखा हुआ है। व्हाट इज़ द रेशनल फॉर द क्लिनिकल यूजेस ऑफ, तो रेशनल का मतलब है इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और इनके इफेक्ट्स। तो इफेक्ट्स सारे लिख देना, ठीक है, सारे इफेक्ट्स, सेडेशन है, हिप्नोसिस है, एनेस्थीसिया है, एंटी कन्वल्सिव एक्शन है, मसल रिलैक्सेशन है, मेडिलरी डिप्रेशन है। तो इस टेबल को अच्छे तरीके से बना लेना। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टिपिकल एंड एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। तो टिपिकल होती है वो कि ब्लॉक करती है D2 रिसेप्टर को, एटिपिकल होती है सेरोटोनिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टिपिकल एंड एटिपिकल, तो सारा मैं बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इनोमिडिएट क्लिनिकल यूजेस ऑफ बेंजोडाइज़ेपिन, ये भी बता चुका हूँ। ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, कितना बड़ा है, ठीक है, अल्लाह खैर करे। क्वेश्चन नंबर 6, a 30-year-old male has been prescribed as benzodiazepine drug for generalized anxiety disorder for the psychiatrist। तो benzodiazepine के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, इन शॉर्ट बेंजोडाइज़ेपिन के क्लिनिकल यूजेस और इनके टॉक्सिसिटी का पूछ रहा है। तो इनके क्लिनिकल यूजेस, इनके टॉक्सिसिटी को देख लो कि इनकी टॉक्सिसिटी क्या होती है कि एडिटिव CNS डिप्रेशन हो सकता है, CNS डिप्रेसिव एक्शन देखने को मिलता है, विड्रॉल सिम्टम आना शुरू हो जाती है, टॉलरेंस आ जाती है, डिपेंडेंस लाइबिलिटी आ जाती है। तो ये 3-4 मोटे मोटे इनके साइड इफेक्ट लिख लेना, ठीक है। और इनके क्लिनिकल एप्लीकेशन पूछ रहा है लाइक एक्यूट एंजाइटी डिसऑर्डर, बस एडवांटेजेस पूछ रहा है। क्या एडवांटेजेस होती है, इनका थेरापेटिक इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा हाई आता है, रिलेटिवली सेफर होती है एज कम्पेयर टू बार्बिटूरेट, रिस्पिरेटरी डिप्रेशन के ऊपर रिलेटिवली लेस इफेक्ट होता है, और ये मसल रिलैक्सेशन और सीजर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखिए, तो उनको भी तैयार कर लेना, ठीक है। आगे, विच न्यू ग्रुप में भी कंसिडर एज ड्रग ऑफ फर्स्ट चॉइस फॉर जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। तो कौन सा न्यू ग्रुप की होती है जो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने वाली यहाँ पर GAD एक ये लिखा हुआ है जिसका नाम है बस्पिरोन, और दूसरा रेमेल्टियन वगैरह का लिख रहे हैं, लेकिन रेमेल्टियन इस्तेमाल नहीं होती, तो फिर आपने बस्पिरोन का नाम लिखना है। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए न्यू ड्रग होती है, सेडेटिव एक्शन रिलेटिवली कम होता है, सेरोटोनिन 1A रिसेप्टर को स्टिमुलेट करवा देती है। आगे, इन लिस्ट एटलीस्ट 4 SSRI, 4 SSRI के नाम बताओ। तो SSRI फ्लोक्सेटिन है, फ्लोक्सामिन है, सेट्रोलिन है, सिटालोप्राम है, तो ये SSRI है। आगे, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ प्रेफरिंग SSRI ओवर अदर एंटी डिप्रेसेंट। तो क्या क्या रीज़न होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा बता देते हैं। SSRI को क्यों प्रेफर करते हैं, सेडेटिव एक्शन रिलेटिवली कम होता है, ये कॉग्निटिव और एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट के साथ इंटरफेरेंस कम से कम करती है, पोस्चरल हाइपोटेंशन कम होता है, सेफ्टी मार्जिन वाइड होता है, थेरापेटिक इंडेक्स काफ़ी हाई होता है, थेरापेटिक विंडो भी हाई होती है, बेटर पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी और प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है। तो फिर ये एडवांटेजेस होते हैं SSRI के ओवर TCA, तो इनको नोट कर लेना, अपनी किताब के ऊपर लिख लेना बेशक। नेक्स्ट आ जाते हैं, ओके, इसके बाद है कि 30-year-old में, ये तो ऊपर वाला क्वेश्चन दोबारा आ चुका है, ठीक है, तो उसको छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 8, 25-year-old patient has been taking therapeutic doses of morphine and chlorpromazine since many months. What are their adverse effect on the CNS? तो मॉर्फिन के क्लोरप्रोमाजिन कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती है, फिनोथायजन वाली कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो इसके मैं आपको 6 बता चुका हूँ क्लोरप्रोमाजिन के, दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में तो रिवर्सिबल न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट है। न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट में पार्किंसन लाइक सिंड्रोम है जिसके अंदर ब्रैडिकाइनेसिस, रिजिडिटी और ट्रेमर वगैरह होना शुरू हो जाती है। तो इनको रिवर्स करने के लिए आप डोज को कम कर देते हो या फिर मस्क्रीनिक ब्लॉकर यूज़ करना शुरू कर देते हो। जो एक्स्ट्रा पिरामिडल टॉक्सिसिटी होती है हैलोपेरिडोल की वजह से सबसे ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, और क्लोजापिन की वजह से भी देखने को मिल सकती है, बाकियों की वजह से रिलेटिवली कम होती है। टार्डिव डिस्काइनेसिया जिसमें लिम्स की और बक्कल कैविटी के मसल्स की कोरियोएथिटॉइड मूवमेंट देखने को मिलती है, और ये इरिवर्सिबल होती है, फर्स्ट जनरेशन की वजह से हो सकती है। उसको मिनिमाइज करने के लिए एंटी मस्क्रीनिक ड्रग यूज़ करती है। ऑटोनॉमिक इफेक्ट है, ऑटोनॉमिक इफेक्ट के अंदर जैसे अकोमोडेशन लॉस हो सकती है, ड्राई माउथ है, ये एट्रोपिन लाइक इफेक्ट देखने को मिल रहा है। जबकि अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करने की वजह से इजैकुलेशन खराब हो जाएगी, इंपॉर्टेंस हो जाएगी और ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन हो जाएगा। CNS के अंदर पार्किंसन सिंड्रोम है, कैथेसिया, डिस्टोनिया, कार्डिव डिस्काइनेसिया, टॉक्सिक कन्फ्यूजन सिंड्रोम आ सकता है। एंडोक्राइन के अंदर चूंकि ये डोपामिन प्रोलैक्टिन के लेवल को कम करता था, लेकिन जब डोपामिन नहीं होगा तो प्रोलैक्टिन के लेवल ज़्यादा हो जाएगा, एमिनूरिया, गैलेक्टोरिया सिंड्रोम हो जाएगा, इनफर्टिलिटी और इंपॉर्टेंस हो जाएगा। और अदर मिसलेनियस इफेक्ट में वेट गेन है, विजुअल डिसफंक्शन हो सकता है, ठीक है, ओके। तो इनको आप अच्छे तरीके से यहाँ से भी तैयार कर सकते हो समरी वाले टेबल से। अच्छा, मॉर्फिन के साइड इफेक्ट पूछ रहा है, तो मॉर्फिन के जो इसका मिमोनिक होता है मॉर्फिन, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं कि मैंने निमोनिक लिखा होगा मॉर्फिन का, ओके। तो मॉर्फिन के जो साइड इफेक्ट होते हैं उसको याद करने के लिए मॉर्फिन ही याद रख लो। मियोसिस है,
आउट ऑफ सीडेशन है, आर से रिस्पिरेटरी डिप्रेशन, पी से निमोनिया एक्सपायरेशन निमोनिया, ओके, एच से हाइपोटेंशन है, आई से इनफ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, एन से नोजिया और ई से एमएसिस है। तो ये इनके क्या होते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं। वैसे आप यहाँ से भी देख सकते हो पीसीआर मैंने बनाया हुआ पेपिलरी कॉन्स्ट्रक्शन, कोमाटोस और रिस्पिरेटरी डिप्रेशन होती है। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए नैलॉक्सोन का यूज़ करते हो। ड्रग इंटरेक्शन में देख लो कि अगर मैपिरिडीन को यूज़ करते हो मोनोमिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर के साथ तो हाइपरपायरेक्सिक कोमा हो सकता है, मैपिरिडीन की वजह से सेरोटोनिन सिंड्रोम हो सकता है अगर आप एसएसआरआई के साथ मिला के लोगे। ओके, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्लिनिकल यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ बेंजोडाइazepine। तो बेंजोडाइazepine GABA ए रिसेप्टर को स्टिमुलेट करवा देती है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देती है, जबकि बार्बिट्यूरेट इंटेंसिटी ऑफ ड्यूरेशन को बढ़ा देती है। तो इनके डिसऑर्डर पैनिक डिसऑर्डर, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, फोबिक डिसऑर्डर, इंसोम्निया है, सीजर्स है, अल्कोहल विड्रॉल के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये इनकी क्लिनिकल एप्लीकेशन है। बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। इनके एडवर्स इफेक्ट में सीएनएस डिप्रेसिव एक्शन है, टॉलरेंस है, डिपेंडेंस, लाइबिलिटी और विड्रॉल सिम्पटम आना शुरू हो जाते हैं। गिव रीजन विद द यूज ऑफ वेजोप्रेसर ड्रग्स, यानी कौन सी वेजोप्रेसर ड्रग्स होती है जिनके लोकल एनेस्थेटिक विद लोकल एनेस्थेटिक, क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, सॉरी, कह रही है कि लिग्नोकेन के साथ वेजोप्रेसर ड्रग को क्यों मिला के देगी। आई थिंक इसका एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे भी नहीं लिखा होगा, तो हम यहीं से इसका आंसर को ले लेते हैं। जो वेजोप्रेसर होती है ये ब्लड वेसल को क्या कर देती है, वेजोस्पाज्म करा देती है, तो फिर रिलेटिवली ब्लीडिंग कम से कम होती है। स्मॉलर डोज ऑफ एनेस्थेटिक चाहिए होती है। लोकल एनेस्थेटिक का एक्शन प्रोलॉन्ग हो जाएगा ड्यू टू डिलेड एब्जॉर्प्शन और उसकी टॉक्सिसिटी भी काफ़ी कम से कम हो जाएगा। हालांकि हमने लोकल एनेस्थेटिक वाले चैप्टर के अंदर ये पढ़ा था कि एपिनेफ्रिन को मिला के देते हैं, ताकि जो एपिनेफ्रिन करती क्या है, एपिनेफ्रिन उसके सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन को मिनिमाइज कर देती है, लोकलाइज्ड इफेक्ट प्रोड्यूस करवा देती है, उसकी हाफ लाइफ को बढ़ा के इसकी टॉक्सिसिटी वगैरह को भी देखभाल करके काम करती है। तो ये तो एपिनेफ्रिन का लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने वेजोप्रेसर लिखा हुआ है। आई थिंक वेजोप्रेसर एपिनेफ्रिन ही होगा। इसके बाद है कि एपिनेफ्रिन सॉरी फेनिटोइन दी है ग्रैंड माल सीजर के लिए। तो ग्रैंड माल सीजर को जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर भी कहते होते हैं। तो इसके एडवर्स इफेक्ट का पूछ रहा है, तो फेनिटोइन की वजह से क्या होती है। तो फेनिटोइन का भी जो स्पेलिंग होती है वही आप तैयार कर लेना। जो फेनिटोइन की स्पेलिंग होती है वो इसके एडवर्स इफेक्ट आना शुरू हो जाएंगे। लाइक अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि फेनिटोइन के स्पेलिंग से ही इसके सारे एडवर्स इफेक्ट बनते हैं। लाइक पी से P450 ड्रग इंटरेक्शन है, 2C9 2C19 है, एच से हिस्टोडिज्म है, ई से इनलार्ज गम्स है जिसको जिंजोवल हाइपरप्लेजिया कहते हैं, एन से निस्टैग्मस है, ये वाई से येलो ब्राउनिश ऑफ स्किन है, टी से टेराटोजेनिसिटी है, ओ से ऑस्टियोमलेशिया है। ठीक है, आई से इंटरफेयर करता है फोलेट और B12 के एब्जॉर्प्शन में, और लास्ट है एन, तो न्यूरोपैथी आ जाएगा। ओके, तो ये टॉक्सिसिटी होती है फेनिटोइन की। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राइट डाउन द सॉरी What factors influence the uptake and distribution of inhaled anesthetic? How does solubility affect its onset? तो इसके कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, फिर solubility को एक्सप्लेन करना है। लोकल एनेस्थेटिक वाले चैप्टर में आते हैं, तो ये फैक्टर्स के नाम तैयार कर लेना। ठीक है, ये इन्होंने किसकी बात की है, इनहेल्ड एनेस्थेटिक है, सॉरी इनहेल्ड एनेस्थेटिक जनरल एनेस्थेटिक होती है। तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, पहला सॉल्युबिलिटी, दूसरा पार्शियल प्रेशर, इंस्पायर्ड गैस, पार्शियल प्रेशर, तीसरा वेंटिलेशन, चौथा पल्मोनरी ब्लड फ्लो, पांचवा आर्टरीवेनस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसको याद करने का तरीका ये है कि पहले दो फैक्टर होते हैं वो पल्मोनरी मेम्ब्रेन से रिलेटेड होते हैं, लाइक सॉल्युबिलिटी और गैस पार्शियल प्रेशर, सॉरी ये दो चीज़ें ये पल्मोनरी से रिलेटेड है, और ये दो चीज़ें ये सर्कुलेशन से रिलेटेड है। जो दरमियान वाली चीज़ है वो सॉल्युबिलिटी होती है। एग्जाम में कभी कभार मिनिमल एल्वियुलर कंसंट्रेशन पूछ लेती है, लाइक नाइट्रस ऑक्साइड की 100 से भी ज़्यादा होती है। जो सबसे ज़्यादा कम होती है वो मेथॉक्सीफ्लोरीन की होती है, लाइक 0.16 है, हैलोथेन है जिसकी 0.75 होती है। बस इन दोनों को याद रख लेना। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी का पूछ रहा है कि सॉल्युबिलिटी किस तरह से करती है। कहती है कि जो ड्रग जितनी जल्दी से इक्विलिब्रेट हो जाएगी ब्लड के साथ, उतना जल्दी वो ब्रेन के अंदर चली जाएगी, और जितना ज़्यादा ब्रेन के अंदर चली जाएगी तो उतना ज़्यादा एनेस्थेटिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब जिनका पार्टीशन कोएफिशिएंट काफ़ी ज़्यादा कम होता है तो इनका इक्विलिब्रियम काफ़ी ज़्यादा जल्दी से अचीव हो जाता है। लाइक नाइट्रस ऑक्साइड का ब्लड गैस पार्टीशन कोएफिशिएंट रिलेटिवली कम होता है, तो उसकी वजह से इक्विलिब्रियम बहुत जल्दी से अचीव हो जाएगा, और जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा तो फिर ये ब्लड से होते हुए ब्रेन में चले जाएगी, ब्रेन के अंदर एनेस्थीसिया करवा देगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है 30-year-old फीमेल गिव यू हिस्ट्री ऑफ फटीग, वेरी अर्ली वेकअप, इंसोम्निया एंड लॉस ऑफ वेट एंड एपेटाइट आफ्टर डाइवोर्स ऑफ 5 weeks बैक। शी इज डायग्नोज एज अ केस ऑफ मेजर डिप्रेशन, और उसको फ्लॉक्सिटिन दी गई है। तो फ्लॉक्सिटिन के क्या एजेस होते हैं दूसरी TCA के ऊपर या दूसरे ड्रग्स के ऊपर, आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसके एडवर्स इफेक्ट भी बता चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड है। मैंने तकरीबन हर क्वेश्चन के ऊपर इनके चैप्टर का नाम भी लिखा हुआ है, लाइक ये अल्कोहल का क्वेश्चन है, ये साइकोटिक वाले चैप्टर का है, सीडेटिव वाले चैप्टर का है। इससे मुझे ये अंदाज़ा हो जाता है कि कौन से चैप्टर की वेटेज रिलेटिवली ज़्यादा है, किन बच्चे SAQ आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके,
तो यहाँ पे लिखा है कि अल्कोहल की इंटॉक्सिकेशन हो गई है, तो इस केस में आपको कौन से फार्माकोलॉजिकल या दूसरे मेजर्स करने चाहिए पेशेंट की लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। तो आपने इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को ठीक करना है, ग्लूकोज वगैरह दे देना, डिहाइड्रेशन को मिनिमाइज़ कर देना, थायमीन वगैरह दे देना। लेकिन अगर डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो जाती है, शॉक हो जाएगा या सीएनएस डिप्रेशन हो जाएगा, तो इस केस में डेथ हो सकती है। तो जो कॉज़ ऑफ डेथ होते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से, शॉक की वजह से और रिस्पिरेटरी डिप्रेशन की वजह से डेथ हो सकती है। अब इनके एंटी डिप्रेसेंट की क्लासिफिकेशन का पूछ रहा है, तो क्लासिफिकेशन एंटी डिप्रेसेंट की यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये एंटी डिप्रेसेंट है। एंटी डिप्रेसेंट को तकरीबन 6 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, हेटेरोसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रिएप्टेक इनहिबिटर, सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट और एसएसआरआई। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो पूछा हुआ है, इनुमरेट द इंडिकेशन ऑफ डायज़ेपाम। तो बेंजोडाइज़ेपिन की सारी इंडिकेशन को बता चुका था। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एडवर्स इफेक्ट ऑफ वैल्प्रोइक एसिड। अब जो टेबल बना हुआ है एंटी सीजर वाले चैप्टर के अंदर, ये वाला जो टेबल बना हुआ है, ये वाला टेबल है, तो इसके अंदर जिनको मैंने अंडरलाइन किया वैसे उन्हीं की टॉक्सिसिटी को याद रखना है, स्पेसिफिकली फाइनेटोइन की और वैल्प्रोइक एसिड का तो याद करनी है। फॉर एग्जांपल वैल्प्रोइक एसिड की वजह से हेयर लॉस हो सकता है, वेट गेन हो सकती है, बच्चों के अंदर हिपैटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, हिपैटिक ड्रग मेटाबॉलिज्म अफेक्टेड हो सकती है। जैसे यहाँ पर फीटल हिपैटोटॉक्सिसिटी लिखी हुई है, तो उसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। जो लैमोट्रिजिनस की वजह से स्किन रैशेस, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम हो सकता है, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस हो सकती है, जोनिसिमाइड की वजह से सीवियर स्किन रिएक्शन हो जाती है, एप्लास्टिक एनीमिया और एक्यूट हिपैटिक फेलियर किसकी वजह से होती है, फैल्वेमेट की वजह से होती है। और जो विड्रॉल होता है एंटी एब्सेंस ड्रग से रिलेटिवली ज़्यादा ईजियर होता है। ठीक है, टेराटोजेनिसिटी की बात करते हैं तो फिर वैल्प्रोइक एसिड की वजह से स्पाइनल बाइफिटा होता है, कार्बामेज़ेपिन की वजह से क्रेनियोफेशियल एनोमली हो जाती है, फेनेटोइन की वजह से फीटल हाइड्रेंटोइन सिंड्रोम हो सकता है। आगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डायज़ेपाम है, तो इसका आपको पता है कि गाबा रिसेप्टर पर जाके बाइंड करती है। फिर इनके ऑर्गन लेवल इफेक्ट बताए हुए हैं, सिर्फ हेडिंग का नाम याद रखना है। फार्माकोडायनामिक का पूछ रहा है, लाइक सेडेटिव, हिप्नोटिक एक्शन, एनेस्थेटिक एक्शन, एंटी कन्वल्सिव, एंटी सीजर एक्शन, मसल रिलैक्सेशन एक्शन, कार्डियोवैस्कुलर एक्शन एंड रिस्पिरेटरी डिप्रेसिव एक्शन। ओके, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि ओवरडोज के केस में कॉन्शियस लेवल काफ़ी कम हो जाती है, उसको रिवर्स करने के लिए फ्लोमाजेनिल यूज़ करते हैं। क्लिनिकल यूजेस ऑफ कार्बामेज़ेपिन इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक ये भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि न्यूरोलेप्टिक मालिग्नेंट सिंड्रोम हो सकता है, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हो सकती है, एक्यूट इंटरवल बढ़ सकता है, व्यूअल डिसफंक्शन हो सकता है, ठीक है, टार्डिव डिस्काइनेसिया हो सकता है, पार्किंसन लाइक सिंड्रोम वगैरह होने को सकते हैं। दोबारा क्लोरप्रामाज़िन की टॉक्सिसिटी आ गया, तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ एंटीसाइकोटिक वाले चैप्टर को, एंटी डिप्रेसेंट वाले चैप्टर को कभी ना छोड़ना, इनमें से बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। ठीक है, ओके, दोबारा क्लोजअप इन वाला क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद पूछते हैं वैल्प्रोइक एसिड का। वैल्प्रोइक एसिड के मल्टीपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। लाइक सोडियम चैनल को इनएक्टिवेट कर देती है, कैल्शियम चैनल को भी ब्लॉक कर देती है, वो भी टी टाइप कैल्शियम चैनल होते हैं थैलेमिक न्यूरॉन में। ग्लूटामेट के एनएमडीए रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर देती है, गाबा के कंटेंट को बढ़ा देती है, पोटेशियम चैनल को भी ओपन करा सकती है। मल्टीपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं। वैल्प्रोइक एसिड के थेरापेटिक यूजेस एपिलेप्सी में इस्तेमाल होता है, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के अंदर इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा वैल्प्रोइक एसिड माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसको आप यहाँ से तैयार कर लेना। यहाँ पे ना ये जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर, मायोक्लोनिक सीजर, इसके अलावा ये इस्तेमाल होती है बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के अंदर और माइग्रेन के अंदर। माइग्रेन के अंदर आपको मैंने बताया था निमोनिक था, टोपिरामेट और फेनिटोइन, ये उसके अलावा वैल्प्रोइक एसिड, ये भी माइग्रेन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट कार्बामेज़ेपिन का पूछ रहा है, जो 1 सेकंड दोबारा आ चुके हैं, इनके टॉक्सिसिटी भी दोबारा आ चुकी है। आगे है कि लीवर डोपा और कार्बिडोपा को क्यों मिला के देते हैं, क्योंकि जो लीवर डोपा होती है ना, तो इसकी पेरिफेरल टिश्यू में कहीं ऐसा ना हो कि पेरिफेरल टिश्यू में इसको डोपा डिकार्बोक्सिलेज इसको डोपामीन में कन्वर्ट करा दे। जब एक मरतबा डोपामीन में कन्वर्ट हो गया तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, तो इस वजह से हम कार्बिडोपा इसलिए देते हैं ताकि डोपा डिकार्बोक्सिलेज को इनहिबिट कर दे और लीवर डोपा सीएनएस के अंदर एंटर हो जाए। जब ये सीएनएस के अंदर एंटर हो जाएगा तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऊपर डोपामीन की टॉक्सिसिटी काफ़ी कम से कम होगी और आपको सारा काम सीएनएस में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है क्लिनिकल यूजेस ऑफ एंटीसीजर ड्रग, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एडवर्स इफेक्ट ऑफ टिपिकल एंटीसाइकोटिक ये भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके बाद है सक्सिनाल कोलिन है। सक्सिनाल कोलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। सक्सिनाल कोलिन असल में होती क्या है, सक्सिनाल कोलिन को मसल रिलैक्सेंट वाले चैप्टर के अंदर, ये वही ड्रग है जिसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। सक्सिनाल कोलिन और दूसरा ट्यूबाकोलारिन। सक्सिनाल कोलिन निकोटिनिक एगोनिस्ट जैसा बिहेव करती है, न्यूरोमस्कुलर एंड प्लेट को डिपोलराइज करवा देती है। इनिशियल डिपोलराइजेशन होती है, लेकिन इसके बाद फाइनल या लेटर हाइपरपोलराइजेशन हो जाती है, पैरालिसिस देखने को मिलती है। इसकी वजह से रिस्पिरेटरी पैरालिसिस हो सकता है, और इसके अलावा ये कार्डिक मस्कुलिनिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करवा के टैकीकार्डिया भी करवा सकती है, मसल का पेन भी हो सकता है, मसल का डैमेज भी करवा सकती है, न्यूरोपैथी भी करवा सकती है। अगर हम इसको आइसोफ्लोरिन के साथ मिला के लेंगे तो फिर इसकी वजह से क्या हो सकता है,
मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हो सकता है और उसको ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं डेंट्रोलीन। आगे बेंजोडाइज़ेपिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और क्लिनिकल इंडिकेशन ये पहले आपको बता चुका हूँ। वैसे सच्ची बताऊँ इस चैप्टर में वीडियो बनाने का ज़रा से भी दिल नहीं कर रहा था, तो दिल पे पत्थर रख के वीडियो बनाया। लेकिन आपको बताता जाऊँ कि इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें रिपीट होती है, यानी सीएनएस फार्माकोलॉजी में अगर आप सिलेक्टिव करके जाओगे ना, तभी आप अच्छे वाले नंबर ले जाओगे। और सिलेक्टिव चैप्टर्स का मैं आपको बताया कि कौन-कौन से रेसिडिटिव हिप्नोटिक को अच्छे तरीके से कर लो, ओके। और इसके अलावा सिलेक्टिव हिप्नोटिक एंटी सीजर को अच्छे तरीके से कर लो, और जो एंटी साइकोटिक एंटी डिप्रेसिव इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लो। ओपियाइड को भी थोड़ा पढ़ लेना, वाइवा में आ सकता है। तो ये 4-5 मेजर चैप्टर हैं, इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लोगे तो सीएनएस फार्माकोलॉजी अच्छे तरीके से हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।